चलिए देखिए, आपको बता दिया गया था चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया है और आपको ऑब्जेक्टिव रिक्त स्थान को भर देना था। आप लोग किताब में आंसर दिया रहता है, उससे आप लोग भर लेंगे और याद कर लेंगे। हम देखिए अब चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की तरफ। अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए सबसे पहले समझना होगा तब लिखना होगा, लिखना शुरू भी नहीं कीजिए। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो आप बताइए, अगर कोई दर्पण है, इस पे एक किरण आकर पड़ रही है तो एक ही किरण न पड़ने के बाद लौटेगी। तो अगर एक किरण आकर यहाँ पे टकरा रही है तो एक ही किरण टकराने के बाद लौटेगी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक, मतलब कि एक ही किरण लौटेगी। अगर दो किरण टकराती तो दो किरण लौटती, तीन किरण टकराती तो तीन किरण लौट जाती। यहाँ एक किरण आकर टकरा रही है तो एक ही किरण लौटेगी। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होता है। अब जरा देखिए, समतल दर्पण, मान लीजिए कि बोर्ड में ही समतल दर्पण है, अगर इस पे कोई लंबवत माने सीधा, टेढ़ा नहीं, सीधा कोई प्रकाश के किरण आकर यहाँ पड़ता है, तो अगर सीधा प्रकाश के किरण समतल दर्पण पर पड़ेगा तो सीधा जैसे जिस रास्ता से आएगा उसी रास्ता में लौट जाता है। आपको बता दिया गया है समतल दर्पण के बारे में कि अगर समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश के किरण इस प्रकार से पड़ता है, एकदम सीधा, एकदम लंबवत, टेढ़ा नहीं, सीधा अगर लंबवत आके टकराता है तो टकराने के बाद फिर सीधा उसी रास्ता में लौट जाता है। मतलब जिस रास्ता से आएगा उसी रास्ता से लौट जाएगा समतल दर्पण में। तो यहाँ पे इसका आंसर यही होगा कि उसी पथ से परावर्तित हो जाती है। ये आपको बात पढ़ाया भी गया है। आगे है तीसरा में, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होगा। अगर मान लीजिए फिर से एक बार, यही समतल दर्पण है, इस पे अभिलंब आपतन कहने का मतलब वैसा आपतन, मतलब एकदम सीधा यहाँ पर आकर कोई टकरा रहा है, तो बताइए अगर सीधा कोई किरण आकर टकराती है तो सीधा ही लौट जाएगी, और सीधा आकर टकराती है तो सीधा ही लौटेगी। और नॉर्मल भी, समतल दर्पण के नॉर्मल भी होता है एकदम सीधा में, और टकरा के लौटेगी भी किरण तो एकदम सीधा में, मतलब दोनों के बीच कुछ कोण नहीं बनेगा। अगर ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा समझिए, अगर लंबवत प्रकाश की किरण आकर पड़ती है, लंबवत आपतन होता है, तो वहाँ पे परावर्तन कोण के मान भी 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए आगे है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। आप लोग अच्छा तरह से जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, इसको याद कर लेंगे। पांचवा है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध होता है। बहुत अच्छा से बताया गया है आपको क्लास में कि अगर यहाँ पे समतल है, समतल से अगर 5 फीट हम आगे रहेंगे तो इसमें जो फोटो बनेगा अंदर, ये दर्पण है। अगर मान लिया जाए कि दर्पण है, दर्पण के आगे हम 5 फीट पे मार्कर को रखते हैं तो इसमें प्रतिबिंब भी अंदर 5 फीट दूरी पर बनता है। मतलब जितना दूरी पर वस्तु रहता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। अंतर यही रहता है कि वस्तु दर्पण के इस साइड रहेगा और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे साइड लगता है कि बना हुआ है। मतलब जितना दूरी पर वस्तु रखा जाता है उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। मतलब कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों आपस में बराबर होते हैं। वही बात यहाँ लिखा गया है कि आपस में बराबर होते हैं। अब देखिए यही पांचों के पांचों आप क्या करेंगे, लिख लेंगे और याद करेंगे। अभी फिलहाल लिखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। आगे है देखिए छठा क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। आप लोग जानते हैं गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उनका नाम है उत्तल दर्पण और तल दर्पण। देखिए सामने लिख भी दिया गया है। आगे है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष की परिभाषा दे देना है। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष की परिभाषा यहाँ लिखा हुआ है, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा, यही है गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष। इतना भी लिखेंगे आपका काम चल जाएगा। 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दें। ये आपको लिखवा दिया गया था पहले भी, देखिए अभी भी लिख दिया गया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो देखिए ये आपको बता दिया गया है संबंध, और फिर भी यहाँ देखिए लिख देते हैं, लिख दिया गया है और पहले बता भी दिया गया था।
तीनों तक उतारेंगे और आगे देखिए, वीडियो को पॉज करेंगे और लिख लेंगे इतना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा भी बनना चाहिए प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब भी बनना चाहिए। तो सुनिए, आप लोग जानते हैं समतल दर्पण में तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, बात सही है, लेकिन जितना भी प्रतिबिंब बनता है वस्तु के आकार के बराबर बनता है। मतलब कि अगर समतल दर्पण के सामने 5 फीट लंबा कोई वस्तु को रखा जाए तो 5 फीट लंबा ही प्रतिबिंब बनेगा, 5 फीट से ज़्यादा लंबा नहीं दिखाएगा प्रतिबिंब इसमें। और उत्तल दर्पण की जहाँ तक बात हो जाए तो उत्तल दर्पण में भी अगर बाहर दर्पण के आगे कोई वस्तु 5 फीट लंबा रखा जाए तो 5 फीट से जब वहाँ अंदर प्रतिबिंब बनेगा तो 5 फीट से छोटा ही बनेगा, 5 फीट से बड़ा नहीं बन सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा ही होता है। और यहाँ पे देखिए समतल दर्पण आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को जब रखते हैं तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है, उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा बनता है। और यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ पूछ रहा है कि वैसा दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तो बनाए ही लेकिन प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होना चाहिए। तो सुनिए, अब जब समतल दर्पण आंसर नहीं हो सकता है, उत्तल दर्पण आंसर नहीं हो सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। और हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है, और बड़ा भी बनता है और सीधा भी बनता है। किस कंडीशन में आपको बताए होंगे कि जब दर्पण, देखिए यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है और ब्लैक में मार्कर लगता है कि कहीं से लाना पड़ेगा, दुकान खुला नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखिए, और अगला दिन नया मार्कर आएगा तो आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो जितना भी 10 क्वेश्चन दिखाया गया है, 10 क्वेश्चन का जितना भी आंसर दिखाया गया है, तो सब का आंसर आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे और लिख लेंगे। हम किसी प्रकार से मार्कर लाने का उपाय करेंगे। तो अगला दिन से अच्छा से पढ़ाई होगा, और जितना भी वीडियो होगा 15 मिनट से कम का कोई भी वीडियो नहीं होगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि इतना ही पढ़िए। अरे बात समझ में, मार्कर नहीं चल रहा है अच्छा से। तो आज के लिए इतना ही। और अपना देखिए दोस्त रहे या सहेली रहे, सबको बता दीजिए कि क्लास चल रहा है, ताकि वह पढ़ने से अछूता ना रह जाए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। फिजिक्स क्लास 2 आज के इतना ही रहेगा। 10 क्वेश्चन दिया गया था, 10 का आंसर दिया गया है। फिर 11 से कल आगे शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।